डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर फर्स्ट था जो माइक्रोबायोलॉजी फंजाई एंड प्लांट पैथोलॉजी वाला जो पेपर है उसमें आज हम फंजाई को डिटेल में स्टडी करेंगे। फंजाई क्या होती है? फंजाई जैसे आपसे नाम पूछो तो फंजाई, अगर कोई बॉटनी का स्टूडेंट नहीं है तो वो फंजाई को क्या कहेगा? फंजाई किसे कहते हैं? फफूंद, कवक या फफूंद, है ना। फफूंद कहाँ मिलती है? फफूंद अचार पे, ब्रेड पे, जैसे मॉइस्ट, जैसे बारिश आ गई, बारिश में गीले कपड़े रख दिए, जूते उतार के रख दिए तो क्या होगा? वहाँ पर मॉइस्ट ऐसी कंडीशन मिलेगी तो वहाँ पर आपके फंगस बन जाएगी, काले काले से ज़्यादा ऊनी सा रचना बन जाएगी जिसको हम फंगस कहते हैं। जैसे ब्रेड को भी हम रख देते हैं तो ब्रेड का मॉइस्ट में ऐसे बंद करके पैकेट बना के रख दिया, तो जब उसको देखा ब्रेड को तो उसमें आप देखोगे कि काला काला जो है वो नेटवर्क जो होता है, पतले पतले धागों जैसी रचना नेटवर्क, इसको हम सबको, अगर हम बॉटनी नहीं जान रहे, हम स्टूडेंट नहीं है बॉटनी की, तो हम उसको कहेंगे कि ये फफूंद लग गई, अचार पे फफूंद लग गई, है ना, ब्रेड पे, अचार पे। तो ये फंगस होती क्या है वास्तव में? उसको हम क्या कहते हैं? फंगस जो है ये भी प्लांट किंगडम का, पादप जगत में थैलोफाइट प्लांट्स का एक ग्रुप है। प्लांट जो सबसे पहले प्लांट किंगडम, हम आगे पिछले सेक्शंस में पढ़ चुके हैं कि प्लांट किंगडम को हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, क्रिप्टोगेम्स और फेलोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें बीज फल का निर्माण नहीं होता लेकिन वो पौधे हैं। और क्रिप्टोगेम्स को हमने सबसे पहले फर्स्ट क्रिप्टोगेम जो होते हैं थैलोफाइट्स कहलाते है ना, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स। थैलोफाइट्स का मतलब है कि जिनकी प्लांट बॉडी, ऐसे प्लांट्स जिनकी प्लांट बॉडी में जड़, तने, पत्ती का विभेदन नहीं है, वो हमारे थैलोफाइट्स कहलाएंगे। और थैलोफाइट्स में हम एल्गी और फंजाई को रखते हैं, जिसमें से हमने एल्गी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम अनपढ़ जो भी कोई होगा तो वो एल्गी को काई बोलता है ना। और फंजाई को अपन क्या कहते हैं? फफूंद। अब हम उसको एज अ बॉटनी स्टूडेंट फंजाई को हम जो फफूंद जिसको है हम उसको कवक या फंजाई कहते हैं, ठीक है। तो ये थैलोफाइट प्लांट ग्रुप है, लेकिन ये ऐसे थैलोफाइट्स हैं जिनमें जो भोजन के लिए, जो स्वयं भोजन नहीं बना रहे, इनको भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये ऐसे थैलोफाइट्स हैं जो क्लोरोफिल रहित हैं। तो थैलोफाइट प्लांट ग्रुप है लेकिन क्लोरोफिल रहित ऐसा थैलोफाइट जो अपना भोजन नहीं बना पाता और जिनको भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, वो अक्लोरोफिलस थैलोफाइट्स होते हैं। उस ग्रुप को हम कवक, ठीक है। और ये कवक क्या है? इस कवक के अंदर जैसे हम बताएं कि इंट्रोडक्शन है कि कवक वर्ड जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है? कवक को कहते हैं लैटिन वर्ड से मिला हुआ है मशरूम, जिसको हम क्या बोलते हैं? मशरूम। तो आप लोग जानते हो कि जैसे नॉर्मल भाषा में उसको कहते हैं सांप छतरी, मशरूम। तो मशरूम खाने योग्य भी मशरूम होते हैं और पॉइजनस भी मशरूम होते हैं। तो फंगस जो नाम जो है वो फंगस लैटिन वर्ड है और वो उसका अर्थ क्या है? मशरूम। और स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाती है? माइकोलॉजी ऐसी ब्रांच है बॉटनी की जिसके अंतर्गत हम फंगस का स्टडी करते हैं। फंगस कौन सी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन का माइकोलॉजी में ही स्टडी किया जाता है। तो माइकोलॉजी क्या होगी? माइको प्लस लॉगस। माइकोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बनाता है, माइको प्लस लॉगस। माइको मीन्स मशरूम और स्टडी, लॉगस मतलब स्टडी, यानी मशरूम की मशरूम को स्टडी करना ही माइकोलॉजी। आगे समझ में? अब उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? इसमें स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। समझ में आ गया? अब उसमें जो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी थे वो थे एंटोन डोवेरी। उनके नाम कौन है? आपके एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन? तो मॉडर्न जो माइकोलॉजी के जो फादर हैं वो क्या कहलाते हैं? वो उनका नाम है एंटोन डीवेरी। अब डेफिनेशन एंटोन डीवेरी की हम लेते हैं। इनके अनुसार कवक सजीव है और गतिशील संरचनाएं हैं, यानी ये क्या कहते हैं कि कवक जो है सजीव है और मूवेबल है, उसमें मूवमेंट भी होता है। तो ये एक डायनामिक रचना है, गतिशील संरचना है, सजीव और गतिशील संरचना। आगे समझ में? उसके बाद आता है एलेक्सोपोलिस और निम्स क्या कहते हैं? एलेक्सोपोलिस का आपका स्पेसिफिकेशन आप पढ़ेंगे उसमें। एलेक्सोपोलिस कहते हैं यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग और क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म।
अब इसको एक एक वर्ड में पढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं? जिनमें कोशिकाओं जो होता है वो सारे कोशिकाओं नहीं होते और जिसमें सुसंगठित केंद्र का अभाव होता है, उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उसमें केवल राइबोसोम मिलता है और हम बोलते हैं ना 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। तो ऐसी जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें राइबोसोम 70s होता है और प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में 80s। आगे समझ में? हिंदी इंग्लिश के बच्चों को सबको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है? यूकैरियोट्स में मेनली सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये फंजाई जो होती है वो यूकैरियोटिक होती है। तो वर्ड समझ में आ गया, यूकैरियोटिक। लेकिन बेयरिंग, स्पोर बेयरिंग, जैसे अब आप देखोगे क्रूसीफेरी का मेंबर है। क्रूसीफेरी में जैसे अपन कहते हैं कि सरसों के अंदर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी डिजीज आती है। श्वेत जो है, श्वेत कीट रोग कहते हैं। काला कीट रोग होता है, श्वेत कीट होता है। जैसे अब आप सर्दियां निकल के चुकी हैं, आपने गोभी खाई है, मूली खाई है, इनके ऊपर आप देखोगे कि जब इनकी डिजीज हो जाते हैं तो गोभी की पत्ती पर और मूली की पत्ती के ऊपर सफेद रंग का धब्बे जैसी रचना बन जाती है। वो वास्तव में क्या है? वो फंगस, एल्बुगो जो फंगस थी, उसने उस पर इन्फेक्शन किया और उसमें इन्फेक्शन के दौरान उसने अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखा और उसमें स्पोर्स बन गए। वो वाइट स्पोर्स जो थे वो ही वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। तो ये स्पोर्स बियरिंग होती है। आगे समझ में? स्पोर बियरिंग यूकैरियोटिक है, यानी ये सेल्स जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक प्लस स्पोर बियरिंग है कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है और अक्लोरोफिलस है ना। क्यों है? तो ऐसी है कि यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है मतलब जिनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, 70-80s आपका राइबोसोम मिलेगा, लेकिन इनके अंदर ये रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं? स्पोर। तो ये स्पोर बियरिंग हो गए। दूसरे अक्लोरोफिलस है, यानी ऐसे थैलोफाइट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती। तो ये एक लाइन में आपसे आइडियोपोलिसिस की डेफिनेशन देते हैं कि फंजाई क्या है? दे आर यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग अक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म। आगे समझ में क्लियर है सबको? अब उसके बाद है कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वो अलग अलग सभी ने दिए, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे अपन ने एल्गी में अपन ने पढ़ा था कि एल्गी जो है इसकी स्टार्टिंग में देखा था कि एल्गी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, यानी एक कोशिका से मिलकर बनी हुई है या एक कोशिका बहुकोशिकीय है। अब बहुकोशिकीय एक कोशिका में, फिर उसमें बहुकोशिकीय में अपन ने देखा था कि कॉलोनियल है या कॉलोनी है, तो उसमें नंबर और उनका कोशिकाओं का नंबर फिक्स है या नहीं है। जैसे अपन ने वॉल्वॉक्स में देखा कि वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी में 50,000 फिक्स नंबर ऑफ सेल्स है, उनको कॉलोनी कहते हैं, उसकी कॉलोनी को हम सिनोवियम कहते हैं। ऐसे ही जो अब हम फंजाई का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो फंजाई भी बहुत सारे कवक तंतु से मिलकर बनी हुई रचना होती है। इसमें क्या है? कवक तंतु मिलकर ही कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो ये जो इसके अंदर भी कवक तंतु उपस्थित होंगे, बहुत सारे हाइफी होंगे, हाइफी मिलके माइसीलियम का निर्माण करते हैं। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि जब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, फर्स्ट है न्यूट्रिशन के आधार पर सबसे पहले चलते हैं। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ये हिटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी जो स्वयंपोषी नहीं है, परपोषी है, भोजन के लिए ये दूसरों पर डिपेंडेंट है। एल्गी फंजाई एक ऐसे प्लांट ग्रुप है जो भोजन के लिए स्वयं भोजन नहीं बना रहे, इसलिए भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। एंड दे एब्जॉर्ब, दे हिटरोट्रॉपिक प्लांट एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म, यानी अपना खाना जो है या तो किसी लिविंग से लेंगे या डेड ऑर्गेनिज्म से लेंगे, या परजीवी होंगे या परपोषी होंगे। आगे समझ में क्लियर है सबको? जैसे आप अपन में क्यों गेहूं पे काला, गेहूं पे रेड स्ट्रिप्स वाला डिजीज आती है, तो गेहूं के ऊपर कॉलीटाइकम ने डिजीज, कॉलीटाइकम फंगस थी, उसने गेहूं पर होस्ट रहा, तो इस होस्ट ने अपना फूड किससे लिया? गेहूं से लिया, या तो डेड से लेगी या लिविंग से लेगी। जैसे गेहूं का काला कीट रोग है, तो जो पक्सीनिया जो थी, आपने पक्सीनिया आप पढ़ेंगे, पक्सीनिया किस पर डिपेंडेंट हो गई? वो गेहूं से खाना ले रही। तो दे आर हिटरोट्रॉपिक प्लांट्स ऐसे हैं जो परपोषी, स्वयंपोषी खाना खुद नहीं बनाते, भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम लिविंग, या तो किसी जीवित पौधे से, जीवित से लेंगे या डेड ऑर्गेनिज्म से। आगे समझ में ये ग्रुप क्या कहलाता है? फंजाई। दूसरा है
इनका थैलस कैसा होता है? थैलस कैसा होगा? यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिका से मिलकर भी बना हो सकता है, एमोबॉइड भी हो सकता है या प्लाज्मोडियम भी हो सकता है, या तो एनिमिक आकार का अमीबा आपने देखा ही है, उसमें सूडोपोडिया बनते हैं, या प्लाज्मोडियम होगा, या किसका बना होता है? माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है? बहुत सारे कवक तंतु जिसको हाइफी कहते हैं, हाइफी आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण। तो कवक तंतु से मिला हुआ कवक जाल, हाइफी मिलकर माइसीलियम का निर्माण। आगे समझिए। अब ये माइसीलियम कैसा है? जो कवक तंतु होंगे उनके ऊपर पट्ट भी हो सकते हैं, तो वो सेप्टेट कराएंगे, नहीं है तो असेप्टेट। आगे समझिए क्या बोला? ये कैसी रचना है? ये इनकी अगर थैलस की रचना देखी जाए तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, अमीबॉइड हो सकते हैं, या प्लाज्मोडियम होंगे, या माइसीलियम होगा जो हाइफी से मिलकर बना हुआ रचना होगा माइसीलियम, वो आइदर सेप्टेट भी हो सकता है या असेप्टेट। क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट आता है इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और काइटिन की बनी होती है। ओमाइसिटीज के मेंबर अब इनकी क्लास में भी देखेंगे, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, इसकी क्लासेस हैं डिफरेंट। उसमें यूमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं, उनकी सबकी सेल वॉल सेलुलोज होती है। क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल ऑर्गेनेल। अब सेल ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? ये यूकैरियोटिक है, तो सेल ऑर्गेनेल सारे प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सारा कुछ प्रेजेंट होगा, तो ये यूकैरियोटिक होंगे। दूसरा माइसीलियम यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर हो सकता है, एक कोशिका से मिलकर बना भी सकता है या दो कोशिका हो सकता है, और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिर उसमें होमोकैरियोटिक और हेटेरोकैरियोटिक, एक ही प्रकार का न्यूक्लियस या अलग-अलग प्रकार। क्लियर है सबको? है ना? उसके साथ साथ है लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ थोड़ी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती है, यानी पहले सरल से जटिल की और इनका क्लासिफिकेशन होता है। और इसके अंदर हम देखें कि कवक जो है इनमें माइसीलियम होमोथैलिक भी हो सकता है, हेटेरोथैलिक भी होता है, अलग-अलग थैलस अलग-अलग मिलके बना सकते हैं, एक ही सेम प्रकार के थैलस भी हो सकते हैं या अलग-अलग, तो एक से होंगे तो होमोथैलिक, अलग है तो हेटेरोथैलिक। उसके बाद है सैप्रोफाइट। ये अब भोजन के लिए किस पर डिपेंड करेंगे? भोजन पे ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृत कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंडेंट है या किसी जीवन पर है। मृत है तो सैप्रोफिटिक होगा और जीवित है तो वो पैरासाइट होगा। पैरासाइट में भी एक होता है सिम्बायोटिक असोसिएशन, सहजीवी, सिम्बायोसिस। सहजीवन का मतलब होता है, जैसे अपन लाइकेन में देखेंगे कि लाइकेन में कवक और फंजाई एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उसको हम लाइकेन कहते हैं। तो ये इस प्रकार का एसोसिएशन सिम्बायोसिस या सहजीवन कहलाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एल्गी फंजाई को फूड बना के देगी और फंजाई एल्गी को खाना बनाने के लिए उसको भोजन, सारा कच्ची सामग्री एब्जॉर्ब करेगी फूड और उसको, तो इस तरह का एक प्रकार ना किसी को, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लाभ देते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तब उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आगे समझिए। और हाइपर पैरासाइट भी हो सकते हैं। हाइपर पैरासाइट का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन के लिए ये या किसी पैरासाइट अदर खुद, मतलब हाइपर पैरासाइट मतलब पैरासाइट तो है लेकिन किसी दूसरे पैरासाइट पर, अदर पैरासाइट अदर प्लांट और एनिमल, उस पे भोजन पे डिपेंड, इसलिए इसको हाइपर पैरासाइट। आगे समझिए। उसके बाद आता है कि इनमें इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनका? ये सारे सर्वव्यापी होते हैं। तो हमने एल्गी के सामान्य लक्षण पढ़े कि ये पादप जो होता है इसमें कवक जाल होता है, माइसीलियम होता है, माइसीलियम से प्लांट बॉडी सारी माइसीलियम से बनी हुई है। माइसीलियम जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टीसेलुलर हो सकता है, और इसके अंदर इनके एक सूत्र को कवक तंतु या हाइफी कहते हैं। मतलब बहुत सारे कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाएंगे तो कवक तंतु हाइफी कहलाएगा। हाइफा मिलके माइसीलियम, कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। दूसरा है इनके जो ये कवक तंतु होते हैं उन पर पट भी हो सकते हैं और सेप्टेड भी हो सकते हैं और वो एसेप्टेड भी होते हैं। ठीक है। कवक तंतु में न्यूक्लियस का नंबर बहुकेंद्रकी भी हो सकता है या संकोशिकीय अवस्था हो सकती है। बहुकेंद्रकी का मतलब होता है जब उसमें पट होंगे तो वो बहुकेंद्रक है, हर कोशिका के अंदर एक एक केंद्रक हो गया,
और संकोशिकी अवस्था का मतलब होता है जब उनमें पट नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में घूमे, बहुत सारे मिले हुए हो, जैसे अपन ने वाउचेरिया में देखा था संकोशिकी अवस्था। आगे समझ में, तो यहाँ पे म्यूकर और एल्बुबो में होता है। इसी तरीके से इनमें कवक तंतु, कवक सूत्र में एक केंद्रक भी हो सकता है, द्विव केंद्रक भी हो सकते हैं और बहु केंद्रक भी हो सकते हैं। यानी कवक तंतु में केंद्रकों की संख्या 1, 2 और मोर देन 2 भी हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल जो होंगे आप देखोगे, पक्सीनिया, यूस्टेलोगो, अलग अलग तुम्हारे को फंजाई पढ़ाएंगे। इनमें क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए भोजन के लिए ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तीसरा, ये परपोषित है, क्योंकि खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए भोजन के लिए ये पैरासिटिक फॉर्म में या सेप्रोटिक फॉर्म में दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। इनकी सेल वॉल अपन पढ़ चुके हैं कि सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स जो होगा उनमें रिजर्व फूड सेलुलोज के रूप में होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनमें सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होती। जैसे एल्गी में तो अपन ने देखा था साइनोफाइसी के कुछ मेंबर्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स थे। इसी तरीके से इनमें जनन जो होता है वो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों मिलता है। और इनके अंदर ये क्योंकि स्पोर बियरिंग है तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? बीजाणु। समझ में आ गया? तो आज अपन ने फंजाई क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा।